नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है उन पे चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से ऑनर किलिंग पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑनर किलिंग है वो अलग से एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो इनके साथ महिलाओं के खिलाफ जितनी भी प्रकार की हिंसा होती है उनसे संबंधित कानून हैं और ऑनर किलिंग से संबंधित चीजें जैसी खाम पंचायतें, शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद क्या है, 242वें विधि आयोग की रिपोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर क्या डिसीजन है पे चर्चा करेंगे। तो पहले हम ऑनर किलिंग पे ही चर्चा कर लेते हैं। ऑनर, इस ऑनर का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी अगर आपको आती है तो इसका क्या अर्थ होगा? सम्मान, इज्जत। और किलिंग यानी मारना, किलिंग यानी मारना, यानी इज्जत के लिए किसी की जान ले लेना। इज्जत के नाम पे, सम्मान के नाम पे किसी की जान ले लेना, किसी की हत्या कर देना क्या है? ऑनर किलिंग है। शाब्दिक अर्थ तो यही है, लेकिन अब जब इसको एक विशेष पर्टिकुलर अर्थ में लिया जाता है, इसमें मुख्य रूप से जो प्रेमी युगल होते हैं उनमें या तो प्रेमी की या प्रेमिका की या दोनों की हत्या की जाती है, उनके लिए पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया जाता है ऑनर किलिंग। अगर वैसे शाब्दिक रूप से देखें तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रेमी युगलों की ही इसमें हत्या की जाए। हो सकता है इज्जत के नाम पे, डाकन प्रथा के नाम पे या किसी और के नाम पे भी हत्या हो जाए, लेकिन ये जो शब्द प्रचलन में चल पड़ा है तो अपने को भी उसी अर्थ में प्रयोग करना है। किस अर्थ में प्रयोग करना है? कि झूठी इज्जत या शान के नाम पे प्रेमी युगलों की हत्या करना ऑनर किलिंग कहलाता है। इसे सम्मान हत्या कहा जाता है। और अभिरक्षा हत्या, अभिरक्षा हत्या क्यों कहा जाता है? कि इसकी जो प्रेमी युगल होते हैं वो परिवार के अभिरक्षा के अंदर होते हैं, और जो अभिरक्षा करने वाले लोग हैं, जो प्रेमी युगल की माता पिता है लड़कियों के या लड़कों के, वे ही हत्या करते हैं, इसलिए इसे अभिरक्षा हत्या भी कहा जाता है। अपराधी से परिवार का सम्मान जो चला गया, ऐसा मानते हैं कि अगर दूसरी जाति के अंदर, अपनी ही गोत्र के अंदर या इस प्रकार से शादी करते हैं जिनकी परमिशन समाज और परिवार नहीं देता है, तो उससे क्या करता है, अगर शादी कर लेते हैं तो माना जाता है कि उस परिवार का जो इज्जत है वो चली जाती है। तो इस इज्जत को पुनः प्राप्त करने के लिए, इज्जत को बहाल करने के लिए ऑनर किलिंग को एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया कि ऑनर किलिंग क्या है। तो वैसे तो शाब्दिक रूप से अलग अर्थ है, लेकिन एक पर्टिकुलर अर्थ में, एक विशेष संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। भी जब प्रेमी युगल जो भागकर शादी करते हैं, जो परिवार के खिलाफ शादी करते हैं, अगर उनकी हत्या कर दी जाती है तो उसे ऑनर किलिंग कहते हैं। अगर हम ऑनर किलिंग इस दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य रूप से भारत का जो जाट बेल्ट है, क्या है? जाट बेल्ट, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र है, यानी जहां जहां परंपराओं का महत्व ज्यादा है वहां वहां ऑनर किलिंग ज्यादा होती है। क्योंकि इसमें जाट लैंड की मैं बात क्यों करता हूं कि इनको खाप पंचायतों से जोड़कर देखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि खाप पंचायतों के कारण ही ऑनर किलिंग होती है। ऑनर किलिंग वहां भी होती है जहां ये खाप पंचायतें नहीं होती है, लेकिन जो हम भारत के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं तो खाप पंचायतों के साथ इनको जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? इसका कारण भी है। तो ये खाप पंचायतें हैं वो मुख्य रूप से जाटों की जो गोत्र होती है उनके द्वारा निर्मित होती है, और ये है पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे इस प्रकार की ऑनर किलिंग है वो देखने को मिलती है। अब खाप पंचायतों का ऑनर किलिंग के साथ क्या संबंध है? इसका संबंध ये है कि 1955 के अंदर हिंदू विवाह अधिनियम बना। क्या बना? हिंदू विवाह अधिनियम बना 1955 में। उस कानून के तहत जो सहगोत्र विवाह, अपने उत्तरी भारत में क्या है, नॉर्थ इंडिया है, उसमें एक परंपरा है कि
एक ही गोत्र में शादी नहीं करते हैं। एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो गोत्र का निर्माण होता है वो किसी एक ऋषि से माना जाता है, उनका पूर्वज एक ही होता है। यानी क्या होते हैं, एक गोत्र के जो सहगोत्र के जो लोग होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, उनमें भाईचारा होता है। उनमें क्या होता है, भाईचारा होता है। तो इसलिए इनको क्या है कि भाई बहन माना जाता है। एक ही गोत्र के जो लड़के और लड़कियां होती है उनको भाई बहन के तौर पे देखा जाता है। इसलिए जो खां पंचायतें हैं इसका विरोध करती है, जबकि कानून के तहत, अधिनियम के तहत सहगोत्र विवाह की अनुमति दी जाती है। तो तब इस कानून का खां पंचायतों ने जबरदस्त विरोध किया। और उस समय जब अगर किसी ने सहगोत्रीय विवाह किया तो खां पंचायतों ने, क्योंकि उस समय परंपराएं 1955 और 60 के दशक के अंदर परंपराएं बहुत ज्यादा प्रबल थी। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ऑनर किलिंग का संबंध परंपराओं से है। जो समाज परंपरागत है, आधुनिक नहीं है, उनमें ऑनर किलिंग होती ही होती है। तो उस समय सहगोत्र विवाह का विरोध किया गया। और जिसने भी सहगोत्र विवाह किया, और दूसरे एक क्या था, इस कानून के तहत सहगोत्र विवाह के साथ साथ अंतरजातीय विवाह को भी वैध बनाया गया। और ये भारतीय जो हिंदू परंपरा है उसके तहत विवाह है वो मान्य नहीं है। ना तो दूसरी जाति में विवाह किया जा सकता है और ना ही अपने गोत्र में विवाह किया जाता है। इसलिए भारतीय जो मुख्य रूप से जो नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर क्या है, विवाह है बहिर्विवाह है। बहिर्विवाह किस किस में होगा, गांव से बहिर्विवाह होगा, गोत्र से बहिर्विवाह होगा, पिंड से बहिर्विवाह होगा, परवर से बहिर्विवाह होगा। और विवाह आंतरिक होता है, अंतः विवाह है। अंतः विवाह क्या है, जाति के अंदर ही विवाह होता है, धर्म के अंदर ही विवाह होता है। तो इस प्रकार इन दोनों के कारण खां पंचायतों ने इनका विरोध किया। और उसके बाद अगर किसी ने प्रेम विवाह करने की कोशिश की, सहगोत्र या अंतरजातीय विवाह करने की कोशिश की, तो जो खां पंचायतें हैं उनका समर्थन किया गया। इसलिए तब से ऑनर किलिंग के लिए खां पंचायतें को उत्तरदायी ठहराया जाता है। अब बात आती है कि ये खां पंचायतें होती क्या है। तो खां पंचायतें हैं वो जाति आधारित पंचायतें हैं। क्या है, जाति आधारित पंचायतें हैं। और इसको अगर मैं कहूं कि ये गोत्र आधारित पंचायतें हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो जाट जाति के अंदर ये ज्यादातर जो खां पंचायतें हैं वो जाट जाति से संबंधित है। एक गोत्र की उसकी अलग खां पंचायत होती है और उनकी जो गोत्र होती है, इन गोत्रों के नाम पर पंचायतें होती है। मलिक खांप हो जाता है, सागवान खांप हो जाता है। क्या है, सागवान खांप है। तो ये गोत्र है, इन गोत्रों के नाम पे जो ये खां पंचायतें होती है। इनका अर्थ होता है, ख से अर्थ होता है आकाश और आप से अर्थ होता है पानी। ये मानी जाती है आकाश की तरह व्यापक और न्यायकारी संस्था। तो प्राचीन समय में तो जाति आधारित पंचायतें ही हुआ करती थी, गांव की पंचायतें होती थी और जाति पंचायतें होती थी। तो इसमें ज्यादातर जो खां पंचायतें हैं वो एक गोत्र की या कई गोत्र मिलकर खां पंचायतें बना लेते हैं। और कभी कभार लगभग 20-25 गांव की भी खां पंचायतें होती है। इनमें पुरुषों का प्रभुत्व होता है, जैसा कि परंपराओं में रहा है। तो ये एक गोत्र या कई गांवों तक विस्तृत हो सकती है। और इसी प्रकार से जो खां पंचायतें हैं तमिलनाडु के अंदर कट्टा पंचायतें हैं। क्या है, कट्टा पंचायतें हैं। तो ये जो परंपरागत विवाहिक नियम है उनको बनाए रखना चाहते हैं। और इन नियमों के विरुद्ध अगर कोई शादी करता है, चाहे फिर वो सहगोत्र विवाह हो, चाहे अंतरजातीय विवाह हो, चाहे अंतर धार्मिक विवाह हो, किसी भी रूप में जिनमें हिंदू धर्म या परंपरा है परमिशन नहीं देती, अगर वैसी शादी होती है, विवाह किया जाता है, तो परिवार के लोग उसे अपनी इज्जत गंवाना मानते हैं और उनकी हत्या के द्वारा उसे इज्जत को कहते हैं कि हमने अपनी इज्जत को बहाल कर लिया है। और ऐसा दुनिया के जो परंपरागत समाज है उन सब में होता है। और सुप्रीम कोर्ट है वो इनको अवैध
ठहरा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आप समानांतरण एक न्याय व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते। भारत में सिर्फ लोकतंत्र है और जो सुप्रीम कोर्ट और उसके अधीनस्थ जो न्यायालय है वे ही न्याय का कार्य कर सकते हैं। और ये खाम पंचायतें किसी को सजा देना या किसी को और करना, इस प्रकार के भी जातिगत जो भेदभाव या टकराव होते हैं उनमें न्याय वाली व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये न्याय वाली स्थिति है वो लागू नहीं कर सकते, आप समानांतर पंचायतें नहीं जोड़ सकते। तो अब बात आती है कि इन को रोकथाम किस प्रकार से की जाए, जो ऑनर किलिंग है उसको रोका कैसे जाए। तो ऑनर किलिंग को रोकने के लिए वैसे भारत के अंदर अभी तक कोई अलग से कानून नहीं बना हुआ है। अब कुछ जगह लिखाता है कि ये ऑनर किलिंग है वो एक अपराध है। अपराध तो होगा ही होगा, किसी की हत्या की है तो वो तो अपराध ही है। मारपीट करना भी अपराध होता है, तो हत्या करना तो बहुत बड़ा या सबसे बड़ा अपराध है। तो अपराध तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई अलग से इसके लिए कानून में प्रावधान नहीं किए गए हैं, कोई अलग से कानून भारत के अंदर नहीं बनाया गया है। तो इसके लिए कानून बनाने के लिए जो शुरुआत की गई थी, एक एनजीओ है, उसका नाम है शक्ति वाहिनी। क्या नाम है? शक्ति वाहिनी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनुच्छेद 32 के तहत 2010 के अंदर एक परिवाद लगाया था, जिस कारण इसको बोलते हैं शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ परिवाद। तो इस परिवाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग को रोकने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए उपाय करने के लिए सरकार को कहा है और एक अपनी दिशा निर्देश जारी करें, अपनी गाइडलाइन जारी की है इसको रोकने के लिए। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19 और 21 के तहत ये जो ऑनर किलिंग है वो उनके जीवन जीने का अधिकार और उनके जीवन जीने की स्वतंत्रता को बाधित करता है, इनका ये उल्लंघन करता है। अगर हत्या नहीं भी होती है तो भी उनका उल्लंघन होता है। तो 27 मार्च 2018 को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा, ये गाइडलाइन उन्होंने सरकार के लिए भी कहा कि एक मजबूत व्यवस्था बनाइए, और पुलिस के लिए भी इन्होंने, पुलिस प्रशासन के लिए भी गाइडलाइन जारी की कि आप लोग निवारक से तात्पर्य है कि घटना को घटित होने से पहले ही रोकिए, तो निवारक उपाय कीजिए। इसके तहत कुछ निवारक उपाय भी किए गए हैं, जो अगर कोई प्रेमी जोड़ा जिसने सहगोत्र या अंतरजातीय विवाह या अंतरधार्मिक विवाह किया है या अपनी माता पिता या परिवार के खिलाफ जाकर विवाह किया है, तो वो कोर्ट में जाकर या पुलिस में जाकर अपनी सुरक्षा की मांग है वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। वो विवाह करना चाहते हैं तो पुलिस उनको अलग से, विशेष तौर से हरियाणा के अंदर जो पुलिस लाइन होते हैं उनमें अलग से क्वार्टर बने हुए हैं, उन क्वार्टरों के अंदर, मकानों के अंदर पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये क्या हो गया? ये निवारक उपाय हो गया। दंडात्मक और उपचारात्मक उपाय करने की चर्चा भी इन्होंने कही है कि अगर इस प्रकार की हत्या की जाती है तो आप तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी या और कोई कोर्ट भी है, अगर इस प्रकार का मामला आता है तो उनके प्रति विशेष संवेदनशीलता दिखाते हैं। तो ये मैं जब एज ए पुलिस कांस्टेबल के रूप में मैंने 5 साल काम किया, तब मैंने ये ऑनर किलिंग को बहुत नजदीक से देखा है। और जब मैं जिस एरिया से आता हूं वहां कोई भी खाम पंचायत नहीं है, एक भी खाम पंचायत नहीं है, फिर भी साल के अंदर एक जिले के अंदर, मेरे जिले के अंदर 3-4 घटनाएं ऐसी घटित होती है जो ऑनर किलिंग होती है। इसमें दोनों की हत्या कर दी जाती है और मुख्य रूप से लड़के की जाती है। किसकी की जाती है हत्या? लड़के की हत्या की जाती है। लड़की की हत्या कम की जाती है, कर तो दी जाती है लेकिन लड़के की ज्यादा की जाती है, और कभी कभार है वो लड़की की भी कर दी जाती है। और इस प्रकार से की जाती है कि किसी को पता भी नहीं चलता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट जब इन मामलों को देखता है या कोई और कोर्ट, हाई कोर्ट, तब इनको विशेष महत्व इनको देता है।
तो 242वें विधि रिपोर्ट के अनुसार इसमें कानून बनाने पे सुझाव दिया गया है कि आप कानून बनाइए। इसके लिए एक बिल लाया गया था 2010 के अंदर। कब लाया गया था? 2010 के अंदर एक बिल लाया गया था, ऑनर किलिंग एवं परंपरा विधेयक। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन द नेम ऑफ ऑनर बिल पेश किया गया था, लेकिन वो कानून का रूप है वो नहीं ले सका। तो अभी इसे अलग से भारत के अंदर कोई कानून नहीं है। हाँ, राजस्थान ने 2019 के अंदर ऑनर किलिंग की रोकथाम के लिए और मॉब लिचिंग को रोकने के लिए अलग से कानून बनाया है, और राजस्थान ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। वैसे अभी जो भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी की जो धारा 300 के तहत ही मुकदमे दर्ज किए जाते हैं ऑनर किलिंग के। जो सामान्य मृत्यु होती है उसी के धारा के अंदर ये मुकदमा दर्ज होता है, और 302 के अंदर दंड का प्रावधान है, जो कि मृत्युदंड भी हो सकता है। 7 वर्ष से लेकर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। तो ये हो गया ऑनर किलिंग का अर्थ हो गया कि ऑनर किलिंग किसे कहते हैं, यानी सम्मान के नाम पे प्रेमी युगलों की हत्या करना। ये किस भारत के किस भाग में ज्यादा होती है, और इसके लिए खाम पंचायतें क्यों उत्तरदायी है, खाम पंचायतें इनका विरोध क्यों करती है, और इसके लिए कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं इसको रोकने के लिए। अब बात आती है, कुछ आजकल जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े से अलग टाइप्स के प्रश्न आते हैं। आपको खाम पंचायतों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो जो मेरा मानना है वो ये है कि ऑनर किलिंग को अगर हम सिर्फ खाम पंचायतों तक सीमित रखेंगे तो ये एक बहुत ही संकुचित सोच होगी, और ऐसा संभव नहीं है। जब मैं देख रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के अंदर जहां पे कोई खाम पंचायतें नहीं है फिर भी ऑनर किलिंग होती है, और जब मैं ये टॉपिक्स को पढ़ रहा था तब एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि भारत से ज्यादा जो ऑनर किलिंग के मामले हैं वो पाकिस्तान के अंदर होते हैं। भारत के अंदर 2016 का मैंने आंकड़ा देखा, 250 मौतें थी जो ऑनर किलिंग माना गया जिनको। वैसे अलग से इनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, लेकिन 250 मानी गई थी, और पाकिस्तान के अंदर उसी साल में 450 ऑनर किलिंग के मामले देखे गए थे। तो वहां तो कोई खाम पंचायतें नहीं है। तो दुनिया के अंदर जहां भी परंपरा हावी है और परंपरा अधिक प्रचलित है और परंपरा के विरोध में जाकर अगर कोई शादी करता है तो समान बहाली के नाम पे उनकी हत्या की जाती है, और ये सब विश्व के सभी देशों में जो परंपरागत है, ग्रामीण है, उनमें किया जाता है, जनजातियों में भी किया जा सकता है। हाँ, धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार से और कानूनी जो जानकार है, जो जागरूक है, वो लोग उनको छोड़ देते हैं, वो उनका विरोध है वो नहीं करते हैं। और ऑनर किलिंग में तो जरूरी नहीं कि सहगोत्र और अंतरजातीय विवाह करे। अगर परिवार की मर्जी से अगर अपनी ही जाति के अंदर विवाह किया जाता है तब भी कई बार ये ऑनर किलिंग हो जाती है। अब है महिलाओं के खिलाफ हिंसा क्या है। तो यूएनओ के अनुसार लिंग आधारित हिंसा, कौन सी? लिंग के आधार पे हिंसा का कोई भी ऐसा कार्य जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मानसिक पीड़ा होती है या होने की संभावना हो। तो इसमें कई तरह से ये परेशानी हो सकती है। जैसे कोई अगर किसी महिला को धमकी देता है, उसकी के साथ जबरदस्ती करता है, मनमाने ढंग से उसकी स्वतंत्रता बाधित करता है, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में किया जाए या उनके निजी जीवन में परिवार के अंदर किया जाए, तो वो सब प्रकार की जो कार्य है जिससे महिला को शारीरिक या मानसिक या यौनिक रूप से पीड़ा महसूस होती है, तो वो लिंग आधारित या महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानी जाएगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उनका एक कथन है कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा सदियों के पुरुष वर्चस्व में निहित है। अब है ये कि महिलाओं के खिलाफ
हिंसा को रोकने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। तो वैसे घरेलू हिंसा पे तो हम चर्चा कर चुके हैं। तो जितने भी कानून हैं हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। एक है भारतीय दंड संहिता 1960 आईपीसी के तहत अलग अलग धाराओं में महिलाओं के खिलाफ अगर हिंसा होती है तो मुकदमे दर्ज है वो किए जा सकते हैं। उनके अनुसार ये दंडनीय अपराध है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ 354 आईपीसी की धारा 354 ये लज्जा भंग करना है। 376 है ये दुष्कर्म के लिए है। और 376 के आगे सब क्लोज बनाए गए हैं। अगर कोई पुलिस अभिरक्षा के अंदर दुष्कर्म करता है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर दुष्कर्म करता है, या कोई नियोक्ता अपने कार्य क्षेत्र में करता है, तो उनके लिए अलग अलग प्रावधान 376 ए बी सी इस प्रकार से जोड़े गए हैं। तो ये तो एक प्रकार हो गया दंड संहिता के अनुसार। और दूसरे जो महिलाओं के खिलाफ कानून बने हैं वो है स्थानीय या विशेष एक्ट अधिनियम कानून, जिसमें बाल विवाह अधिनियम है, घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, सती प्रथा निवारण अधिनियम हो गया, दहेज निवारण अधिनियम हो गया, महिलाओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम हो गया, उत्तराधिकार अधिनियम हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे कानून है वो बने हुए हैं जो विशेष एक्ट के बने हुए हैं। अब है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसके कितने प्रकार हैं, उसके कितने प्रकार हैं, तो उनको हम कई प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे कि आपराधिक हिंसा जिसमें बलात्कार है, अपहरण है, हत्या है, इस प्रकार के मामले आते हैं। दूसरा है घरेलू हिंसा जिस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि घर के अंदर पत्नी को पीटना या 4 प्रकार के जो दुर्व्यवहार थे वो घरेलू हिंसा के तहत आते हैं। और एक है सामाजिक हिंसा, इसमें कन्या भ्रूण हत्या कर देना, ये क्योंकि सामाजिक रूप से महिलाओं को या लड़कियों को धार्मिक दृष्टिकोण से अगर ज़्यादा लड़कियां हो रही है, लड़का पैदा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए लड़कों को तवज्जो दी जाती है, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या वो कर दी जाती है। छेड़छाड़ करना, महिलाओं को संपत्ति में से हिस्सा नहीं देना, सती करने के लिए बाध्य करना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, या साइबर क्राइम, आजकल साइबर क्राइम भी किया जाता है, तो ये सामाजिक अपराधों की श्रेणी में आते हैं। अब ये प्रमुख अपराध, ये तो श्रेणियां थी, अब कौन कौन से प्रमुख अपराध है? तो इसमें यौन उत्पीड़न है, तो अनावश्यक स्पर्श करना, अपमानजनक टिप्पणी करना, रोकना, उनकी बॉडी पे किसी प्रकार का कोई कमेंट करना, या कोई भी ऐसा कार्य करना जिनसे उनको ठेस पहुंचती है, तो ये क्या हो गया? यौन उत्पीड़न हो जाता है। और जो दुष्कर्म है वो इसका सर्वोच्च रूप हो सकता है। इनके अलावा कन्या भ्रूण हत्या है, ये भी महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध है, और इसकी रोकथाम के लिए 1994 के अंदर एक एक्ट बनाया गया है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, इसको बोलते हैं पीडीटीए एक्ट। दहेज हत्या भी एक, दहेज के लिए प्रताड़ित करना और दहेज हत्या दोनों ही क्या है? महिलाओं के खिलाफ होने वाले प्रमुख अपराध हैं। और इसकी रोकथाम के लिए 1961 में दहेज निवारण अधिनियम बनाया गया था, जिसे 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। घरेलू हिंसा जो 2005 में बनाया गया था, और 2006 में 25 अक्टूबर 2025 या 26 2006 में लागू किया गया था, जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तस्करी करना, मानव तस्करी जिसमें महिलाओं को तस्करी भी शामिल है, या वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना, तो इसके लिए भी कानून बना हुआ है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। भेदभाव, सामाजिक रूप से भेदभाव करना, आर्थिक रूप से, राजनीतिक प्रशासनिक भेदभाव करना भी एक महिलाओं के खिलाफ प्रमुख अपराध है। आगे है एसिड अटैक, तो ये आजकल ज्यादा प्रचलन में आ रहा है, और इसको भी अब आत्मरक्षा में शामिल कर लिया गया है, दिव्यांगता में शामिल कर लिया गया है। तो एक मौका तब आया था, तो बहुत ज्यादा इस प्रकार के एसिड अटैक हुए थे, और इसके लिए 1-2 NGO भी बने हुए हैं। एक लक्ष्मी
नाम की महिला है, वो भी जो एसिड अटैक से पीड़ित महिला है उनके लिए एक अलग से मुहिम उन्होंने चला रखी है, उन पे फिल्म भी आ चुकी है। दीपिका पादुकोण उसके अंदर हीरोइन होती है, वो उसका रोल अदा करती है। फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है। जेएस वर्मा समिति बनी थी, कब बनी थी ये जो 16 दिसंबर 2012 को अपना उस दिन जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जेएस वर्मा समिति बनी थी। उसकी सिफारिश पर एसिड अटैक से रोकथाम के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 लागू किया गया है। इसे 3 अप्रैल 2013 से लागू किया गया। इसमें 10 वर्ष का कारावास है और आईपीसी के अंदर एक नई धारा जोड़ी गई है 326A। वैसे 326 होती है किसी नकुली चीज से किसी पे हमला करना, तो एसिड अटैक को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ऑनर किलिंग भी है प्रमुख, जिसकी हम अभी चर्चा कर चुके हैं। आजकल जो है वो है साइबर क्राइम है, वो महिलाओं के खिलाफ। तो महिलाओं की फोटो का यूज करना, पोर्नोग्राफी का यूज करना उनकी परमिशन के बगैर, या तकनीक के जरिए किसी भी प्रकार से महिलाओं की निजता को भंग करना, उनकी वीडियो बनाना, उनको फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पे अपलोड करना, या उनकी फोटो का यूज करते हुए उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना सोशल मीडिया में। तो कंप्यूटर के माध्यम से जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साइबर अपराध कहते हैं। तो ये महिलाओं के खिलाफ प्रमुख अपराध थे और इसके कारण तो बहुत सारे हैं, कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण माना जाता है वो है पुरुष प्रधान समाज का होना। क्या कारण माना जाता है? पुरुष प्रधान समाज का होना, और इस वजह से कन्या भ्रूण हत्या होती है, दहेज होता है। ये तो मुख्य रूप से पुरुष प्रधान के कारण ही होते हैं। पुरुषों पे आर्थिक निर्भरता है, इसलिए भी महिलाएं हैं वो कहीं अपनी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर पाती है, तो उनको पुरुषों पे ही आश्रित रहना पड़ता है, इसलिए ये अपराध होते हैं। सामाजिक परंपराएं और कुरीतियां हैं, जैसे कि सती प्रथा है, कन्या को या लड़के को अंत्येष्टि के लिए ही योग्य माना गया है, महिलाओं को नहीं माना गया है। और बहुत सारी परंपराएं होती है, जैसे डाकन प्रथा है, वो केवल महिलाओं पे ही उत्पीड़न करती है, पुरुष कोई डाकू नहीं हो सकता, महिला ही डाकन हो सकती है। पारिवारिक झगड़े होते हैं, पुरुषों की जो नशे की प्रवृत्ति है वो इसके लिए उत्तरदायी होती है। और जो सबसे होता है, जो पुरुषों का जो ईगो होता है, अहम होता है, अगर वो कोई कमा नहीं रहा है और महिला उसको कुछ कहती है तो उसके ईगो को ठेस पहुंचती है, तब वो महिला के खिलाफ हिंसा पे उतारू हो जाता है। तो बहुत सारे प्रकार हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बहुत सारे कारण हैं। राम आहूजा ने, इनकी पुस्तक है सोशल प्रॉब्लम, इसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा को 6 भागों में विभाजित किया है। कितने प्रकार की हिंसा बताई महिलाओं के खिलाफ है? 6 प्रकार की हिंसा है वो बताई है। एक आर्थिक हिंसा, जिसे धन अभिमुखी कहा गया है। एक हिंसा जो कमजोर पे सत्ता, यानी महिलाएं कमजोर है तो उन पे सत्ता को, उन पे प्रभुत्व बनाए रखने के लिए की जाती है। हिंसा जो भोग विलास के लिए की जाती है, तो इसमें शायद इनका कहने का तात्पर्य यौन हिंसा से है। आपराधिक जो मानसिक विकृति के कारण होती है महिलाओं के खिलाफ, हिंसा जो तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थिति के कारण होती है, और हिंसा जो पीड़ित प्रेरित होती है। पीड़ित प्रेरित का मतलब होता है कि महिलाएं कुछ इस प्रकार के कमेंट करना जो पुरुष की गरिमा को भंग करते हो, तो वो कहा गया उनको पीड़ित प्रेरित हिंसा, मतलब हिंसा के लिए उकसाना। तो महिलाएं भी कई बार हिंसा के लिए उकसाती है, कुछ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है, तो पुरुष है वो उससे दुष्प्रेरित होकर हिंसा को अंजाम देता है। तो ये कुल 6 प्रकार की हिंसा के प्रकार हैं, वो राम आहूजा ने बताए। तो ये आज की क्लास है वो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर कोई
ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें देखो यूट्यूब वीडियोस तो मैं लगभग डाल देता हूँ, 90% या 80% तो यूट्यूब पे ही होते हैं, बाकी अलग होते हैं। इसके अलावा एक एप्लीकेशन है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी, तो आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ फ्री टेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध रहता है और अलग अलग कोर्सेज भी दिए हैं, उनको भी आप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एक चीज़ मैंने आज देखी है, नोट की है, अगर आप उसको आजमाते हैं तो आपको कोई भी परीक्षा हो उसमें आवश्यक रूप से बेनिफिट होगा। आप जो भी करंट के पत्रिकाएं आती है, करंट की जो भी पत्रिकाएं आती है उन पत्रिकाओं को पढ़ें, उनसे प्रश्न आजकल है वो करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे ये क्रॉनिकल आ जाती है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और बहुत सारी ये विजन की आती है, दृष्टि की आती है, तो बहुत प्रकार की अलग अलग ये मार्केट के अंदर होती है। तो आप किसी एक को जो आपको अच्छी लगे, क्रॉनिकल भी आप ले सकते हैं मंथली, इनसे आप पढ़िए तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कम से कम आपके 5-7% ज़्यादा सही होने की संभावना है वो हो जाएगी। मैं अपने कंटेंट में इन करंट चीज़ों को शामिल जरूर करता हूँ, फिर भी अगर आप खुद करें तो और ज़्यादा उचित आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी नेट का एग्ज़ाम है वो लगभग 20 के जून के आसपास होगा, 20 जून के आसपास होगा और लगभग 1 महीने का समय अपने पास है। तो आप इस 1 महीने के अंदर सब कुछ भूल जाइए और केवल आपकी जो 5 इंद्रियां हैं, आपका जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सब एक जगह केंद्रित हो जानी चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको अगर फोकस करना है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन पे विशेष ध्यान आपको देना है। तो आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। धन्यवाद।